इतना हूँ अल्लाह किस बात का है? हमें सिर्फ 5 टाइम नमाज ही तो पढ़ने बोला गया और 1 बार कुरान पढ़ने बोला गया है। हम वो 5 बार नमाज कितनी, टोटल पूरे दिन में आधा घंटा भी नहीं लगता उससे। तो इतना क्या है, मतलब इट्स अ नॉर्मल वे। हमारी मुसलमान लड़कियों के परसेंटेज रहते हैं 75 एंड अबव, उससे नीचे कभी नहीं आए। मोर ऑन द 80s। मैं ये सच बात, हकीकत बात कह रही हूँ। एंड वो बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस में कि इनके परसेंटेज 45 रहते हैं, 40 रहते हैं, 50 भी नहीं आते। मतलब मैं 45 ही देखती हूँ, 45, 47 ऐसे ऐसे नंबर्स देखते हैं। वो हमारे मुसलमान लड़के हैं कि इस्लाम में जो सफाई का जो है, मतलब हम दिन में 5 बार वजू करते हैं, हम अपनी बॉडी को ही गंदा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने देश को कैसे गंदा कर सकते हो? हम जब 5 टाइम वजू रहता है, इट्स एन एंटायर क्लेंस। सर के बाल से लेके अपने पाँव के नाखून पूरे साफ हो जाने चाहिए। तो see the importance of cleanliness. I actually want to have a hospital that would do free of cost treatments, especially for heart patients. Activist मतलब क्या, लोगों को लगता है कि जाओ और 100 लोगों की रैली लगाओ, 500 लोगों दंगे करो थोड़े, ये एक्टिविज्म है। मेरे को एक्टिविज्म वर्ड पसंद ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं एक्टिविस्ट। ये अलग बात है कि जो मेरे शहर में तो डस्टबिन लगवाए थे वो सारे चोर उठा के लेके चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं साकिब सलीम आवाज द वॉइस के पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर आसिफ भामला, जो भामला फाउंडेशन चलाती हैं और एनवायरनमेंट के इश्यूज पर काफी काम करती हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम हैं जो कि वो हमें इस पॉडकास्ट के दौरान बताएंगी। शुक्रिया सहर, आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। सबसे पहले काफ़ी आपको हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं कि आप काम करते हैं कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, दुनिया की सफाई करते हैं, प्लास्टिक हटाते हैं, कचरा हटाते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत कम लोग, जब मैंने गूगल भी किया तो ये नहीं जानते कि सहर भामला कौन है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, सहर भामला कौन है? साकिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये कितना फास्ट हो गया हमारा। हम सुबह मिले थे एंड अब शाम में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि मैं नेक्स्ट ट्रिप में आऊंगी तब होएगा ये हमारा, बट मुझे पता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही होना चाहिए। तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। सो सहर भामला यही है कि क्विक डिसीजंस, डट के रहना, हसलर, हसलर को उर्दू में क्या कहते हैं? जो एकदम से काम करे। हाँ, एकदम से काम करे। और कोशिश करती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ। और trying to find a path in life, it is important now at 25 I have to have complete clarity कि क्या करना है जिंदगी में, क्या एट प्लान्स 25 है। आपने अभी कहा कि आप सिर्फ 25 साल की हैं, उस बीच आप काफी कुछ एनवायरनमेंट पे कर रही हैं। जी। ये सोच कहाँ से आई? क्या आपकी पढ़ाई के दौरान ये चीज थी कि आपको ये लगा कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ सोशल वर्क करना है, या किसी और वजह से आपको ये लगा? ये ट्रिगर पॉइंट क्या है? तो क्या है ना कि मेरा जो संस्था है द भामला फाउंडेशन, वो 30 साल पुराना है। मेरे पिताजी आसिफ भामला जी हैड फाउंडेड दैट एंड वो शुरू हुआ था बहुत छोटा आउटफिट से। इट वाज आई लव बांद्रा। बांद्रा है जहाँ से हम आते हैं। और उनको, मेरे पिता को करना था अच्छा काम अपने एरिया के लिए। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए वो एनजीओ बड़ा होता गया एंड ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट। he is consistent till date, right? So, and I'm trying to learn from him honestly. तो मेरा मेरा जो माहौल ही था, जब मैं बड़ी हो रही थी, एक पब्लिक ऑफिस का माहौल था। ये सारी चीजें मैं रोज रोज देखती थी एंड आप अपने माता पिता से ही सीखते हैं जो आप देखते हो। तो जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आमतौर पे बच्चे बास्केटबॉल जाते थे, फुटबॉल जाते हैं, बैले क्लासेस जाते थे। मैं किधर नहीं जाती थी, मैं सिर्फ मेरे पिताजी के ऑफिस जाके बैठ जाती थी एंड आई एट दैट वेग एज आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। बट आई थिंक
फ्रॉम एन अर्ली एज ओनली मुझे मज़ा आने लगा था कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, बातचीत करूँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ, अगर मैं हल नहीं कर पाऊँ तो भी मैं सुन लूँ, उनसे बात करूँ। लोगों के आस-पास रहना है ना, मुझे बहुत मज़ा आता तो एक है। तरीके से सोशल एक्टिविज्म आपको घुट्टी में मिला, जिसे कहते हैं घुट्टी में पिला दिया गया है कि माँ बाप ने पिला दिया था घुट्टी में, और अब आपको सोशल एक्टिविज्म करने का इसलिए आपको शौक So था। I don't know social activism, but I need to have people around me. I've realized that. And मैं बताऊँ क्या मुझे genuinely अभी है ना एक रुचि रहती है कि मैं किसी की, ये मैं नहीं, मुझे कहना पसंद नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, एंड आई वोंट इवन कम अक्रॉस एट दैट पर्सन बिकॉज आई एम सच अ बबली हैप्पी गो, आई फील के बहुत बचपना पोर्ट्रे करती हूँ, बट जब मैं बैठती हूँ और किसी जरूरतमंद के साथ बैठती हूँ और उनकी समस्या सुनती हूँ, मुझे सच में दिल करता है कि मैं उन्हें मदद करूँ, मैं हेल्प करूँ। ये मेरी इच्छा, मैं एंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज माय पाथ, एंड आई जस्ट अभी दिस ईयर आई गॉट मोर क्लैरिटी कि मुझे यही मेरा पाथ है और ये मुझे करना है, लोग मुझे खुशी देते हैं। एंड क्लाइमेट का जो काम था, मैं स्कूल में थी, आई थिंक ग्रेड 8 या 9th में हमारा क्लाइमेट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन दो वहाँ प्लास्टिक और एयर पोल्यूशन और हमारी जो रोजमर्रा की क्लाइमेट से रिलेटेड समस्या है उसके बारे में सिखाया नहीं गया था। इट वॉज मोर ऑन फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट टॉपिक्स, more on different types of plants, soil. That was the study of environmental science in the first year. But मैं जहाँ रहती हूँ, कार्टर रोड, जो सब जानते हैं कार्टर रोड, आप आई एम श्योर सभी जानते हैं, जो बॉम्बे आता है बाहर से वो जरूर एक बार कार्टर रोड और बैंडस्टैंड जाते हैं। और हम, मेरे घर से वो 2 मिनट की दूरी पे है, तो मैं बचपने से खेलते आ रही हूँ वहाँ। पब्लिक पार्क एक है, जाओ खाना खाओ नारियल पानी पियो, तो ये बचपने से रोज शाम हम जाते थे खेलने। तो एक बार मैंने फिर देखी कि यहाँ बहुत सारा कचरा है, दैट आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग दैट वेस्ट इज नॉट गुड एट एन At that अर्ली time you एज। were 8th or 9th या standard. या बट एवरी नाउ ये जो चीज है ना, ये मैं देख रही हूँ स्कूल्स नर्सरी से ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं अब के जमाने में। तो 8th and 9th grade तो बहुत, हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं डोंट थ्रो दिस, डोंट डू दिस। Planting trees is an activity in school. They do it with young kids also, very young kids, nursery, first grade, higher KG, सारे बच्चों के साथ करते हैं as an extra activity. And parents and school always used to teach us कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए बाहर, ऐसे नहीं कि ये एलियन टॉपिक था। तो मैंने देखी बहुत सारा कचरा फैला हुआ है हमारे मैनग्रोव्स में। वो टाइम पे मुझे जेन्युइनली सच में पता नहीं था मैनग्रोव्स भी क्या है, बहुत एक नया था मेरे लिए भी। एंड मैं और भी बचपने से भरी थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि हाँ मैं एक बार क्लीन अप कर दूंगी तो सब साफ हो जाएगा। हाई टाइड लो टाइड का भी कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं था, तो हम करे एक बार, और फिर हाई टाइड आ गया, वापस वही आ गया। तो वो तब से लेके अब तक हम करे ही जा रहे हैं और वो हाई टाइड आ रहा है। बट आई रियलाइज कि बीच साफ करने में हम इंसान एक लेवल तक ही कर सकते हैं। इट इज मोर के जो बच्चे हमारे वॉलंटियर्स है वो बीच पे आए, वो देखे कि ये सारी जो चीजें हैं हम बस कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के लिए यूज करते हैं। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक स्ट्रॉ, यू विल नेवर फाइंड अ प्लास्टिक बॉटल ऑन द बीच, बिकॉज इस जो रैक पिकर्स रहते हैं उनको इतना हाई सेलिंग प्राइस मिलता है कि एक भी, वो पूरी रात रैक पिकर्स है ना प्लास्टिक की बॉटल्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, एंड वो सब जाके नेक्स्ट डे बेच देते हैं और उनका फिर दिन का खर्चा निकल जाता है। तो प्लास्टिक बॉटल आई हैव नेवर फाउंड इन माय एंटायर लाइफ। लेकिन बाकी प्लास्टिक आइटम्स रहते हैं। बाकी हाँ, और सबसे डेंजरस हमारे लेस के पैकेट्स, लेस के बहुत, ये जो हमारे दूध की थैलियाँ। बट अब दूध का हम कैसे कह सकते हैं कि अभी जो थोड़ी लो इनकम का इंसान है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि आप अमूल का डब्बा पियो। वो थोड़ी ना अफोर्ड कर पाता है, और दूध तो एक बेसिक नेसेसिटी हर घर में। तो हम जब क्लाइमेट की बात भी करते हैं तो वी हैव टू बी, थोड़ा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा समझने के लिए कि हमारा जो आम आदमी है, यस, वो थोड़ी ना अमूल पी सकता है रोज, उसके घर में कितना दूध लगता है और इनके घरों में बच्चे कितने रहते हैं। तो इट्स लाइक अ थिंग, यू हैव टू, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अब चॉकलेट हम कैसे बोले किसी को कि आप मत खाओ चॉकलेट, तो वो क्या खाएगा बच्चा?
मैं खुद चॉकलेट रैपर से खाती हूँ तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो रैपर सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट पर ये ध्यान देना ज़रूरी है, तो आपने सोशल एक्टिविज़्म में एनवायरनमेंट को ही क्यों, मतलब इधर ही आपका ध्यान सबसे ज़्यादा क्यों गया? और भी तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग जैसे पेशेंट्स की मदद कर रहे होते जी। हैं, जिन लोगों को बीमारियाँ हैं, कुछ बीमारियों पर काम करते हैं, कुछ लोग सड़क के लिए काम करते हैं कि सड़क पर जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं। जी। तो ये एनवायरनमेंट ही क्यों? जैसे इससे लगाव होने की वजह क्या थी? आई थिंक एक कॉलिंग थी, हो गया लगाव, अच्छा लगा मुझे ऐसे। और क्या हो रहा था ना कि हम फिर है ना बड़े बड़े ग्रुप्स बना बना के बीच क्लीनअप्स पे जा रहे थे, हम्म, और एक एक्टिविटी हो गई थी, एकदम बोर्ड मोनोटोनस भी नहीं था। नॉट दैट अदर थिंग्स आर मोनोटोनस, बट क्या हो गया था कि लाइक आई सेड दैट आई एम अ पीपल्स पर्सन, राइट? सो इट्स एक माहौल बन गया था कि हाँ हम 20-30 बच्चे जाएंगे और सैटरडे को बीच साफ करके आ जाएंगे। uh, ऐसे करते करते, बट देर आर डेज व्हेन आई ऑर्गेनाइज वेरी वेरी बिग cleanups, huge cleanups where I have 1,000 kids, and I'm not lying, there are footages across there where I have 800,000 kids, not more than 1,000 because it's too much. तो एंड वो बीच एकदम ही साफ होके निकलता है, क्योंकि वो सब अपने अपने पैचेस 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं। वो हम आते हैं ना ऐसे पूरे कचरे, हम कचरे पे ही चल रहे होते हैं, एंड जब हम जाते हैं तो हम सैंड पे चल के जाते हैं। इट्स लाइक दैट। इट्स लाइक दैट। एंड आप आई the more I'm, it is actually my dream to, it is, and I've never said this and I don't talk about this, I've not even spoken about it to my parents, but I actually want to have a hospital that would do free of cost treatments, especially for heart patients. फॉर हार्ट पेशेंट्स, It is my dream इट्स because it is so expensive. एक हार्ट की, अल्लाह किसी मेरे दुश्मनों को भी हॉस्पिटल का मुंह ना दिखाइए। मैं हर नमाज में ये दुआ करती हूँ, आप यकीन करो या ना, पहले तो अपने को ये कहना नहीं चाहिए कि अपन क्या दुआ, हम क्या दुआ करते, बट मैं हर नमाज में एक ही, स्पेशली तहज्जुद में, कि मेरे दुश्मन को भी हॉस्पिटल ना भेजे। आपने अब ये भी तो मैं जो है ना एक हार्ट ट्रीटमेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल स्टार्ट करना, बट इट्स वेरी फार आपने फेच्ड। अभी अभी एक बात कही, नमाज में दुआ करते हैं, दिस शोज अ पार्ट ऑफ यू दैट योर रिलीजन, दैट यू आर मुस्लिम। और जब बात आती है, तो जब भी एनवायरनमेंट की बात आती है, जैसे मुझे भी याद है 2014 के बाद जब इंडिया के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो बहुत लोगों ने, स्पेशली मुस्लिम्स ने, बहुत आर्टिकल्स लिखे थे कि किस तरीके से ये सुन्नत है कि हमें सफाई करनी है और एनवायरनमेंट का ख्याल रखना किस तरीके से इस्लाम का पार्ट है। तो क्या कहीं पर कभी जब आप ये एनवायरनमेंट की चीज को लेकर चले हैं, तो क्या इसमें आपकी इस्लामिक टीचिंग भी कोई वजह रही है, या इसका कोई खास रोल नहीं है, ये ओवरऑल आपको, जैसा आपने कहा कि आप बचपन से देख रहे थे, एक चीज थी और उस वजह से हुआ, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक टीचिंग का कोई पार्ट आपको नजर आता है? नहीं, ये मेरा खुद से हो गया था, बट मैं कहना चाहूंगी कि हमारे हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री है जो खुद जाके, मोर इट्स लाइक एन एक्टिविटी दैट ही इज डूइंग, बट वो खुद जाके कचरा बीच पे से उठा के डाल रहे हैं, वो रेड फोर्ट लाल किला से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की बातें कर रहे हैं। सो इट इज अ ग्रेट थिंग दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट। एंड सेकेंड थिंग इज कि इस्लाम में जो सफाई का जो है, मतलब हम दिन में 5 बार वजू करते हैं, हम अपनी बॉडी को ही गंदा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने देश को कैसे गंदा कर सकते हो? हम जब 5 टाइम वजू रहता है, इट्स एन एंटायर क्लेंस, सर के बाल से लेके अपने पाँव के नाखून पूरे साफ हो जाने चाहिए। तो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लेanलीनेस, आई थिंक इट, वो तो एक है ही एक, बट ये रीजन नहीं है जो ये मैंने स्टार्ट रीजन किया, नहीं है, नहीं है। आपका रीजन सिंपली ये था कि आपने अपने मुझे आसपास बस देखा। पसंद ही नहीं था कचरा देखना, मेरे को साफ करना था वो। वो कचरे की जगह वहां है ही नहीं, वो कचरे की जगह वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पे है, डस्टबिन में है, उधर नहीं है। उसके लिए, बट वो उधर कब रुकेगी, जब पहले तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगी कि कंपनीज कचरा फेंके ना, और हमें टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट की और टेक्नोलॉजी के अलावा कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस भी तो बहुत जरूरी है। हाँ, हम खुद तो बाहर जाते तो कभी फेंकते नहीं कचरा बाहर, जी। बट मैंने एक चीज देखी हूँ कि डस्टबिन हमारे देश में ना,
ये मेरा एक नोट क्या हो जाता है ना कि आप किसी इंसान को, हर इंसान के दिमाग में थोड़ी ना क्लाइमेट का एक वो रहता है कि वो आधा घंटा एक बॉटल लेके ही खड़ा रहेगा। जो डस्टबिन हमारे, आप किसी भी, आप मुझे बताइए, किसी भी आप नॉर्मल एरिया में जहाँ भीड़ भड़क्का है वहां आप जाओगे क्या, आप देखते हो काफी डस्टबिन है। बट मैं किसी भी शहर में जाऊँ दूसरे, मैं हर हर एक 5 मिनट के वॉक के स्ट्रेच पे, हर आधे किलोमीटर पे एक डस्टबिन मिलता है मुझे। तो आप खुद पकड़ोगे क्या अपनी जो भी कचरा है, कितना आप पकड़ोगे? आप अपनी गाड़ी में तो नहीं रखोगे क्योंकि आपको लगेगा गाड़ी खराब हो जाएगी। ऑफ कोर्स तो देयर आर ये थिंग्स, या घूम फिर के इसलिए तो आई फील कि अगर हम सिंपल कर देंगे हमारे सिटीजन्स के लिए तो ये टैकेबल चीज है। आप डस ये अलग बात है कि जो मेरे शहर में तो डस्टबिन हम लगवाए थे वो सारे चोर उठा के लेके चले गए थे, और उसको आई थिंक आई डोंट नो क्या किए, बट ये मैंने सुनी थी कि वो तो यू हैव टू ड्रिल द डस्टबिन्स प्रॉपर्ली कि कोई उठा ना पाए उनको। हाँ, इस तरीके की चीजें बाकी शहरों में भी करनी पड़ती हैं कि या तो आप उन्हें फिक्स करते हैं या वो इतनी भारी बनाई जाती है कि या वो आराम से लुक एट रिमूव ना हो। इंडोर, या इट्स तो सो क्लीन। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ कही, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, एनवायरनमेंट की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बीच जो मैंने शुरुआत में कही कि आप एक जाना पहचाना नाम है, एज अ लीडरशिप रोल हम आपको देख सकते हैं, नॉट एज इन पॉलिटिकल लीडरशिप बट इन द सोशल एक्टिविज्म यू आर इन अ लीडरशिप रोल। सो आम तौर पर ये सवाल उठता है, और हिंदुस्तान में आमतौर पे ये बात होती रहती है, मीडिया आप कभी भी खोलिए चैनल तो ये बात होती है कि मुस्लिम लड़कियां, खास तौर पे लड़कियां तो ओवरऑल, पहले तो यही कि लड़कियां नहीं है लीडरशिप रोल में, अभी भी एक बिल की बात चल रही है संसद में, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियां नहीं हैं, दूसरा सवाल ये चलता है। तो क्या आपके सामने कभी कोई आपको ये लगा है कि एक लड़की होने की वजह से, उसमें भी एक मुस्लिम लड़की होने की वजह से आपको काम करने में कोई रुकावट आती है, या आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि बाकी लड़कियों को रुकावट आती है और आप थोड़े ब्लेस्ड थे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? यस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ब्लेस्ड हूँ। पहली बात तो क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है मेरे को क्या चाहिए, एंड वो सामने वाले को भी पता रहता है कि इसको ये चाहिए, आप उसका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं कर सकते, ये सामने वाले को पता है। एंड इसमें किसका हाथ है? मेरे माता पिता का। और मैं जिस स्कूल में गई थी, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था आफ्टर ग्रेड फिफ्थ से पहले मैं दूसरी स्कूल में थी, बट उससे पहले क्या होता है, इट्स नॉट सो अपनी लाइफ में after your 10 years old, that's what shapes you more, I feel, especially in my case. तो मैं जिस स्कूल में गई थी, that shaped me really well, बहुत मुझे ऐसे कॉन्फिडेंट बना दिया था उससे, क्योंकि उस स्कूल से पहले मैं ना बहुत बहुत सहमी हुई, बहुत शांत लड़की, slightly, no, not completely introverted, I liked people, but I was very shy. I was also shy. I was extrovert, but I was very shy. I was underconfident. It's slightly confusing. I've confused you, where I've said that I was an extrovert, but I was like, there were situations where I would be very underconfident, but the minute I changed to my school, or maybe it was that age, or maybe I don't know what happened, I became really confident. And then my father treated, my father treated us like we both are sisters. उन्होंने हमें कभी ऐसे, वो उनकी वजह से मैं यहाँ आपके शो पे बैठी हूँ, उनकी वजह से मैं आज अजीत डोभाल सर से मिली हूँ, उनकी वजह, उन्होंने मुझे ऐसा बनाया। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मुसलमान माँ बाप कभी कभी अपनी बेटियों को थोड़ा कमती की गिनती में ले लेते हैं, जो नहीं है। उल्टा मेरे हिसाब में, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स करते हैं जो नीडी लोग हैं, तो उनमें से जो लड़कियां आती है ना, वो लड़कियां तो कभी आती नहीं, क्योंकि हमारी मुसलमान लड़कियों के परसेंटेज रहते हैं 75 एंड अबव, उससे नीचे कभी नहीं आए, मोर ऑन द 80s। मैं ये सच बात, हकीकत बात कह रही हूँ। एंड वो बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस में, कि इनके परसेंटेज 45 रहते हैं, 40 रहते हैं, 50 भी नहीं आते, मतलब मैं 45 ही देखती हूँ, 45, 47 ऐसे ऐसे नंबर्स देखते हैं, वो हमारे मुसलमान लड़के हैं।
क्योंकि उनको इतना चढ़ा दिया गया है कि तुम अभी इस जनरेशन में भी अगर हम कुर्ला में जाएंगे, बांद्रा ईस्ट के एरिया में जाएंगे, बहरामपाड़ा में जाएंगे, नागपाड़ा, धारावी, ये सारे मुस्लिम पॉकेट्स, माँ बाप ने अपने लड़कों को इतना चढ़ा के रख दिए है, पता नहीं कौन सा ऐसा कि इक्वल रखो ना। आप जितना लड़के को चढ़ा रहे हो उतना ही अपनी लड़की को भी चढ़ाओ। वो लड़की लाती है 80%। आज तक मेरे को कभी किसी लड़की का, मैंने अपनी जिंदगी में एडमिशन नहीं करी हो किसी मुसलमान लड़की का, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी आपके साथ? और वो खुद ही अपना एडमिशन खुद ही उनको मिल जाता था, उन्हें खुद ही मिल जाता या था। लेकिन जो फिर हमारे जो फाउंडेशन के लेटर चले जाते हैं कि आप ये इनको चाहिए तो रख दो, कोई पब्लिक कॉलेज रहती है रेफरेंस। नहीं, जैसे आप इतना सारा काम करते हैं, अभी आपने बताया कि आप लोगों को मदद करते हैं एडमिशन्स के टाइम भी। हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं 100% लिटरेट रहे, क्योंकि एक किताब आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। स्पेशली अगर आप थोड़े निजी स्तर से आते हैं तो वो किताब ही आपका सब कुछ हो सकती है। तो किताब ही आपका सब कुछ हो सकती है। लेकिन जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो जैसे कि आप हैं, आपने अपने आप को ऐसा अगर आप देखें तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आपके पास कोई लड़की आई हो और उसने आपसे ये कहा हो कि वो आपके जैसा बनना चाहती है? अगर कहा होगा तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जवाब क्या होता है अगर कोई कहे कि आप रोल मॉडल हैं, आपके जैसा मैं कैसे बनना शर्मा जाती हूँ। मैं इतनी नहीं, कुछ जवाब शर्मा, तो देना पड़ेगा। मैं है ना, मैं उधर ही मजाक चालू कर देती हूँ अपना। मैं उसके साथ मस्ती मजाक करना चालू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ क्या है, क्यों है, मतलब मैं एकदम मुझे But still, you should have an I am answer. so conscious. I can't. I'm not good with compliments. You give me a compliment, I will shy away. I'm so shy. I cannot take it. And if you make me a role model, in my head, I'm like, sis, what have I achieved? Like I've not done anything I want to do in life. I really want to do नहीं, अगर किसी को great things. एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनना है तो वो क्या करे? मेरे साथ आ जाए या वो अपने आप कर ले, बन जाए वो अपने। आपको एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनने की जरूरत ही नहीं। ये बहुत हार्ड हिटिंग टर्म है। एक्टिविस्ट मतलब क्या, लोगों को लगता है कि जाओ और 100 लोगों की रैली लगाओ, 500 लोगों दंगे करो थोड़े, ये एक्टिविज्म है। मेरे को एक्टिविज्म वर्क पसंद ही नहीं है। मैं हूं ही नहीं एक्टिविस्ट। मैं किसी के सर पे बंदूक डालती ही नहीं हूँ, कहती नहीं हूँ कि आप मत यूज करो प्लास्टिक, आप ये मत करो, आप ऐसे ये नहीं। जितना आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस जो आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं देते हैं वो करके आप अगर इस प्लेनेट का ख्याल रखोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे। अब हमें प्लास्टिक की बोतल से पीना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जो प्लास्टिक है इट कॉजेस कैंसर। दैट तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। You for yourself don't have from a plastic bottle. Again then there is another picture कि अगर कोई अपने घर से कैरी करो बॉटल। बट मेरे को किसी ने ये बताया था कि जो रोजमर्रा जो लड़की ट्रेन में भागम दौड़ी करती है, यहाँ से वहां जाती है अपने जॉब से, लड़की लड़का whatever, जो जॉब के लिए जाते हैं, किधर भी जाते हैं, उनको आप कैसे कह सकते हैं आप कांच की 100 रुपए की बॉटल लो? वो तो 10 रुपए की बॉटल ही लेगा उसकी कन्वीनियंस के लिए। कभी कभी आदत नहीं रहती है लोगों की कि अपनी खुद की बॉटल लो। जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर से ही बॉटल अपना पानी लेके जाओ, क्योंकि हर कंपनी में आपके फिल्टर तो रहता ही है, छोटी में छोटी ऑफिस में भी रहता है। बट हाउ कैन आई टेल पीपल दैट यू बाय अ ग्लास बॉटल? रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक कंजम्पशन। आज हम कितने सारे आर्टिकल्स, हर रोज एक आर्टिकल आता है कि प्लास्टिक सॉइल में है, एयर में है, बॉडी में है, कितनी सारी बीमारियां फैल रही है। हम जो खा रहे हैं आजकल खाना वो थोड़ी ना अच्छा है। व्हाई डू यू थिंक कि इतनी सारी यंग यंग बच्चों को थायराइड, डायबिटीज और हेल्थ इश्यूज, यंग बच्चों को। सब्जी हैं, आपके फ्रूट्स हैं, उस पर पेस्टिसाइड्स होने की खबरें आती हैं जी, और आपके दूध में कंटेमिनेशन की खबरें आती हैं। तो ये बात तो आपकी सही है कि ज्यादातर चीजें ऐसी ही हैं जिनको लेकर अब सवालात हैं। उठ रहे, और ये हमारा खाना पीना शायद तो ये जरूरी भी है अच्छा ही होना कि चाहिए। हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज जो हमारे सामने आना शुरू होती है वो ये भी है, जैसा आपने कहा ना, क्लास डिफरेंस। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसा पानी खरीद सकते हैं या कैसा फल खरीद सकते हैं, कैसी सब्जी खरीद सकते हैं। उसमें ये जो फर्क है कि किस क्वालिटी में कितने पेस्टिसाइड होंगे,
और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसका क्या किया जा सकता है कि हमारे पास हर क्लास यानी कि गरीब अमीर हम्म सेम तरीके का खाना खा सके, इसका क्या इलाज हो सकता है? कोई इसका सॉल्यूशन है हमारे सामने? जैसा कि आपने भी खुद पॉइंट आउट किया हम्म। कि फर्क है, तो वो फर्क मिटाया कैसे जाए? इस पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा रोल सरकार प्ले करती है। आम नागरिक तो एक तौर तक ही कर सकता है, लेकिन ये जो प्राइसिंग जो हर चीज की रहती है, वो तो ऐसा किधर हुआ नहीं है, मुझे लगता नहीं है किसी भी शहर में हर इंसान एक ही टाइप का खाना खाया है। हर जगह छोटी दुकान रहती है जहाँ थोड़ा सस्ता खाना, एरिया वाइज भी कितना लेकिन खाना। उस सस्ते खाने और महंगे खाने में जो क्वालिटी का डिफरेंस है, इस तरीके का हाँ, कंटामिनेशन का, वो इतना वो बड़ा तो क्यों हमको है? भी नहीं पता, हम महंगा भी खा रहे हैं तो कह रहे हैं वो भी कंटामिनेटेड है, जी। सस्ता भी खा रहे तो इससे हम तो सस्ता ही खा लेते हैं, फिर पैसे बच जाएंगे, दोनों ही कंटामिनेटेड है। तो आजकल चिकन विकन भी कितनी इंजेक्शन, स्ट्रॉबेरीज इतनी रेड रहती थी पता है। और जब मैंने ना एक ऑर्गेनिक सेलर है हमारा, वो इतना महंगा बेचता है अपना फ्रूट्स कि वो मतलब कोई भी नहीं खरीद सकता, इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो कंटामिनेशन इज देयर इन एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग। or it's extremely expensive. If it's 100% pure, it is very इट्स expensive. वेरी एक्सपेंसिव। या वही बात है कि It's not little expensive, 1000 2000 का फर्क नहीं है, it's into 100. इट्स इनटू 100। वही मेरा भी सवाल है कि ऐसे में कुछ इसका तरीका होना चाहिए कि इंसान लगभग सब लगभग बराबर हालात में हो, कुछ तो सेम फुटिंग हो, लेकिन ये होनी सब, चाहिए, ये बिल्कुल क्योंकि सही। रोटी कपड़ा और मकान, मकान, मकान तो चलो हम और एरिया साथ में वाइज, एजुकेशन भी शायद। वेरी एजुकेशन एंड फूड। देखिए मकान मकान तो ये फिर एक इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट की बातें हो जाती है कि ये हर शहर का रूल है कि एक सेक्शन में आपको महंगा घर है, एक सेक्शन में आपको बीच का घर है, और एक सेक्शन में आपको एकदम कम प्राइस घर है। और ये ऐसे चलते आया है और ये मुझे नहीं लगता चेंज होगा। पर जो खाना है, मुझे वो उसका भी पता नहीं चेंज होएगा कि नहीं, बट ये अगर हो जाए तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई हो जाएगी, हमारी बीमारियां जो हर इंसान को हो रही है आजकल, वो बहुत कम हो जाएंगी। अच्छा, आपका आजकल छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, बट आई कीप हियरिंग दे आर कमिंग विद सो मेनी डिजीजेस, या and they're catching them at an early age because the air we are breathing is also not the best है। या एयर आप तो यहाँ के एयर इज रहने वेरी वाले। पॉल्यूटेड। इंडिया की ज़्यादातर सिटीज़ जो हैं वो पॉल्यूशन में ग्लोबल रैंकिंग्स में जी, ऊपर चल रही हैं। ये बात सही है, लेकिन उसके अलावा एक और बात है, काफ़ी आपका वक्त ले लिया है मैंने। हम लोग अपना, हमारे शो का नाम है दीन और दुनिया, हम इस यस, चीज़ की बात करते हैं कि दीन और दुनिया साथ में लेकर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। अब सवाल आपसे है, आपको कितना लगता है कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हुए एक दुनियावी इंसान रहना, जो कि इस दुनिया में नॉर्मल है, जो बाकी चीज़ें लोग कर रहे हैं, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब्स या और कोई काम, वो सब एक साथ हो सकता है? यानी कि एक तरफ दीन, एक तरफ आपकी बाकी दुनिया, क्या वो साथ लेकर चली जा सकती है? कि वो बैलेंस पॉसिबल है? 100%। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे देती हूँ। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was not only doing deen, he was also a businessman. He was the most honorable businessman of his time. People remembered him for his truthfulness, for his business acumen. He became any, I don't know if this is 100% correct, but he gained initial initial respect because he was such an honorable businessman, Yeah. and then he got his prophethood much later. तो हम, और ऐसा कहीं नहीं लिखा, इनफैक्ट एक मर्द का काम है कि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करे, राइट? तो इसमें अगर सिर्फ वो दीन का ही करेगा तो वो कब हम फैमिली को प्रोवाइड करेगा? हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं कि कि सिर्फ दीन करो और दुनिया को भूल जाओ। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। एंड इतना हूँ अल्लाह किस बात का है, हमें सिर्फ 5 टाइम नमाज ही तो पढ़ने बोला गया और एक बार कुरान पढ़ने बोला गया है। हम वो 5 बार नमाज कितनी, टोटल पूरे दिन में आधा घंटा भी नहीं लगता उससे। तो इतना क्या है, मतलब इट्स अ नॉर्मल वे It's a ऑफ normal way. लाइफस्टाइल। पीपल इन द गल्फ डू इट,
there is no मतलब I don't see any this thing. मुझे दिन का ऐसा आधा मुझे घंटा निकाल बिल्कुल के आप भी बाकी 23.5 घंटे में कुछ भी करिए। कुछ भी करें उसमें, मतलब मुझे तो ऐसे एकदम शॉकिंग लगता है कि लोग इतना उसे बड़ा बना देते हैं, इस 5 टाइम नमाज को बड़ा बना देते हैं। और मैं 5 टाइम नमाज नहीं निकली जा रही, मेरी भी फुल 5 टाइम नहीं होती है। मैं बट मुझे पता है कि हाँ, अगर कोई इंसान दीनी है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सब कुछ भूल जाए और एहतिकाफ में बैठे रहे, ये भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो और आप अल्लाह को भी देखो जो बोला गया है हमें। आई डोंट नो, आप ज्यादा इसमें, आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा हम है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू एंड जानना चाह इवन रहे हैं। गर्ल्स, इवन वुमेन, आई थिंक जो खतीजा जी थी, खतीजा रदियल्लाहु अन्हा वाज आल्सो बिजनेस वुमन, राइट? इस्लाम में ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को नकाब में रहना है या कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। You even girls are supposed to work. Even Khadija radiallahu anha was working, and she was the one who sent the proposal to our prophet. So there is equal rights everywhere in our religion. In fact, I feel women have gotten more substance and more leverage. आपके हिसाब से दीन और दुनिया पूरे तौर पे बैलेंस किया जा सकता है? Yes. It has to be. It can be balanced, and it's not a big thing. बहुत अच्छा लगा सहर आपसे बात करके, आपका बहुत सारा हमने वक्त लिया। नहीं, मैं तो कितना कहा आपने वक्त लिया। आपने बहुत सारा ट्रैवल करके आप आ रही हैं दिल्ली, और काफी मेरा फेवरेट शहर है, मैं रोज आ जाऊँ दिल्ली, मैं बसना चाह रही हूँ। दोबारा आइएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली वालों से ज्यादा दिल्ली वाली मैं हूँ। ये थी सहर भामला, जिनसे हम बात कर रहे थे दीन और दुनिया में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।